स्वीकारें अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन जानवर समझा जाता है। जब हम किसी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाय भी सींग मारती है। कुत्ता बहुत निर्धन जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। लेकिन गधे को गुस्सा करते न कभी सुना है और न कभी देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके मुख पर कभी ये संतोष की छाया नहीं दिखाई देती। वैशाख में चाहे एक आध बार कुल्लेल कर लेता हो, पर हमने उसे स्थायी रूप से प्रसन्न होते कभी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी हालत में उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सब उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। जिस मायने में हम गधे शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का उपयोग करते हैं। लेकिन बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल भी हो जाता है। कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट कर देता है, इसलिए इस मामले में उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत रोज साथ साथ रहने में दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने और आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय कर लिया करते। दोनों एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर अपना प्रेम जाहिर करते थे। कभी कभी सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते नहीं, सिर्फ विनोद भाव से। जिस समय ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते थे, उस वक्त दोनों की एक ही कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या में जब दोनों खुलते तो दोनों एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लेते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। जब एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इत्तेफाक की बात है, झूरी ने एक बार दोनों को अपनी ससुराल भेजा। बैलों को क्या पता वो क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले को उन बैलों को अपने घर तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अगर भगवान ने उन्हें वाणी दी होती तो वो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी। यदि इतनी मेहनत से काम नहीं चला तो हम और काम करते। हमें तो तुम्हारी नौकरी में मर जाना मंजूर था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस दुष्ट के हाथों क्यों बेचा? शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो उन्होंने मुंह भी न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वो आज छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए लोग उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव सो गया, दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए, फिर घर की तरफ चल दिए। झूरी प्रातःकाल सो के उठा तो देखा दोनों बैल चरनी में खड़े हैं। गर्दनों में आधा आधा गरांव लटका है, घुटने तक पैर कीचड़ में है। दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वो नजारा बड़ा ही मनोहर था। गांव और घर के लड़के एकत्रित हो गए और तालियां बजा बजा कर स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न थी, पर महत्वपूर्ण जरूर थी। बाल सभा ने तय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र दिया जाए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। एक बालक ने कहा,
ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले ही चले आए? तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के व्यक्ति हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन काम नहीं किया भाग खड़े हुए। झूरी बैलों पर आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? पत्नी ने रौब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना पिलाना जानते हो। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि तुम जैसे बुद्धुओं की तरह वो लोग बैलों को सहलाते नहीं हैं, रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर और भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के अलावा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मर जाएं। वही हुआ, बैलों को खाली भूसा डाल दिया गया। बैल ने नांद में मुंह डाला तो फीका, न कोई चिकनाहट न रस। क्या खाएं? उम्मीद भरी आंखों से द्वार की ओर तकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, खली क्यों नहीं डाल देता रे? मालकिन मुझे मार डालेगी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेके चल दिया। शाम के समय तक घर पहुंचे। दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा गया। कल की शरारत का आनंद भी चखाया गया। सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी, सब कुछ दी। दोनों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने उन्हें कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। यहां मार पड़ी, यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला क्या? सूखा भूसा। दूसरे रोज गया ने बैलों को हल में जोता, पर इनके पांवों ने ना उठने की कसम खा ली थी। मारते मारते थक गया, पर उन्होंने पांव ना उठाया। उसने हीरा की नाक पर बहुत जोर से डंडा जमाया तो मोती गुस्से से बेकाबू हो गया। हल लेकर भाग दिया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना बेकार है। मोती ने कहा, इसने तुम्हारी जान ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो व्यक्तियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मोती ने कहा, मुझे मारेगा तो एक एक को गिरा दूंगा। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। दोनों के सम्मुख आज फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय छोटी सी लड़की निकली। उसके हाथ में 2 रोटियां थी। दोनों के दिल को मानो भोजन मिल गया कि यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक आत्मीयता सी हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को लाकर बांध दिए जाते। रात को बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्यार के प्रसाद की ये बरकत कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों कमजोर न होते। एक रोज मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा ने कहा, क्या चाहते हो? मोती बोला, एक आध को सींग से उठाकर फेंक दूंगा। मगर जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो मारती है उस लड़की को। किंतु औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। मोती ने कहा, तुम किसी प्रकार निकलने नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, ये मैं मंजूर करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? इसकी एक तरकीब है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बच्ची रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सी इतनी मोटी थी कि मुंह में ना आती। सहसा घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उसने उनके माथे सहलाए, बोली, खोल देती हूं, आहिस्ता से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, मगर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, किंतु कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर शक करेंगे। अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वो दोनों भाग गए।
गया ने पीछा किया तो बैल और भी तेज हुए। गया ने शोर मचा दिया। फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौट पड़ा। दोनों मित्रों को भागने का अवसर मिला। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान भी न रहा। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। मोती ने कहा, तुम ही बेतहाशा भागे थे, उसे वहीं मार गिराना था। हीरा ने कहा, उसे मार गिराते तो संसार क्या कहता। वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से बेचैन हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने लगे। अरे ये क्या, कोई सांड डौंकता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान धोना है, किंतु ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई तरकीब सोचो। हीरा ने कहा, अपने गर्व में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों नहीं चलते? मोती ने कहा, भागना कायरता है। तो फिर मरो यहीं, बंदा तो 9 2 11 होता है। मोती ने कहा, जल्द कोई तरकीब सोचो। हीरा ने कहा, तरकीब यह है कि दोनों जन एक साथ चोट करेंगे। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी तरफ झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान का जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों दोस्त जान हथेलियों पर लेकर लपक गए। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी ओर मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे मौका न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए उसकी ओर चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। बेचारा जख्मी होकर भाग गया। दोस्तों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेसुध होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों दोस्त विजय के नशे में झूम रहे थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, दिल चाहता है मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना धर्म नहीं है। मोती ने कहा, यह सब ढोंग है। दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे ना। अब घर किस तरह पहुंचेंगे, पहले ये सोचें। अब घर किस तरह पहुंचेंगे वो सोचो। पहले कुछ खा लूं तो सोचूं। सामने मटर का खेत था। मोती घुस गया। हीरा इनकार करता रहा, पर उसने न सुनी। अभी 1 2 ग्रास ही खाए थे कि आदमियां लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों को घेर लिया। हीरा मेड़ पर था, निकल गया, पर मोती फंस गया। हीरा ने देखा संगी मुसीबत में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों। सुबह के समय दोनों दोस्त कांजी हाउस में बंद करा दिए गए। जीवन में पहली बार दोनों का साबिका पड़ा था। सारा दिन गुजर गया, खाने को एक तिनका न मिला। समझ में ना आता कैसा स्वामी है। इससे अच्छा तो फिर गया का घर था। यहाँ कई भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे सब थे। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। इतने कमजोर थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। पूरे दिन वो दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, कोई चारा लेकर न आया। दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना आरंभ की, पर इससे कहाँ तृप्ति होती। रात को जब भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से कहा, अब नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए कहा, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल जाएंगे। हीरा ने फिर कहा, चलो दीवार तोड़ते हैं। मोती ने कहा, मुझसे कुछ ना होगा। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए। जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। उसकी हिम्मत बढ़ी। दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट करने लगा। थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी वक्त कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उद्दंडपन देखा तो उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े ही कहा, मार खाई? क्या मिला? ऐसा जोर किस काम का कि बंधन ही पड़ जाए। जोर मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाएं, चाहे जान चली जाए, कोई चिंता नहीं, यूं भी मरना है। सोचो, यदि दीवार गिर जाती तो कितनी जानें बचती। इतने भाई यहां बंद हैं, किसी के शरीर में जान नहीं। 2 4 दिन और यही दशा रही तो सब मर जाएंगे। ये बात तो है। अच्छा लाओ, मैं जोर मारता हूं। हीरा ने दीवार में, मोती ने दीवार में सींग गाड़ दिए। मिट्टी गिरी, उसकी हिम्मत बढ़ी। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से एक हाथ गिर पड़ी। उसने दूनी ताकत से दूसरा धक्का दिया तो दीवार
गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए सभी पशु चेत हो उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, बकरियां निकली, भैंसें खिसक गई, पर गधे ज्यों के त्यों पड़े रहे। हीरा ने पूछा, भागते क्यों नहीं? गधे ने कहा, जो फिर पकड़ लिए जाएंगे तो क्या होगा? हीरा ने कहा, हर्ज क्या है, भागने का मौका है, भाग लो। आधी रात्रि से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी सोच में खड़े थे कि भागें कि न भागें। मोती मित्र की रस्सी तुड़ा रहा था। जब हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, शायद फिर कहीं अपनी मुलाकात हो। मोती ने कहा, इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती ने कहा, जिस जुर्म के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा है, उसके लिए यदि मुझे मार भी पड़े तो क्या चिंता है। 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वो सब आशीर्वाद देंगे। इतना कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मारकर बाड़े से बाहर निकाल दिया और अपने मित्र के निकट आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी, चौकीदार, अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई। उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। दोनों 1 सप्ताह तक पड़े रहे। केवल एक वक्त पानी मिलता। दोनों कमजोर हो गए। एक रोज बाड़े के सामने डुग्गी बजी। दोपहर तक 50-60 व्यक्ति जमा हो गए। दोनों मित्र निकाले गए। लोग उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का खरीदार कौन है? अचानक एक डढ़ियल आया। उसकी आंखें लाल थी, मुद्रा कठोर। दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोद कर मुंशी से बातें करने लगा। दोनों मित्रों के हृदय कांप उठे। दोनों ने एक दूसरे को डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया कि घर से बेकार ही भागे, अब तो जान भी ना बचेगी। मोती ने कहा, ईश्वर के लिए हमारा मरना जीना सब बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? नीलाम होने के पश्चात दोनों मित्र उस डढ़ियल के साथ चल पड़े। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पैर तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे। अचानक दोनों को मालूम हुआ कि ये तो परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से तो उन्हें ले गए थे। वही खेत, वही बाग, वही गांव। प्रतिक्षण उनकी गति तेज होने लगी। सारी थकान, सारी कमजोरी गायब हो गई। ओह, ये तो अपना ही हार है। इसी कुएं पर तो हम आते थे। मोती ने कहा, अब हमारा घर निकट आ गया है। हीरा बोला, ईश्वर की दया है। मैं तो अब घर को भाग ये जाने देगा? इसे मैं मार मार कर गिरा दूंगा। नहीं, दौड़कर घर चलो, हम वहां से आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की तरह कुलांचे भरते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों अपने अपने जगह पर आकर खड़े हुए। डढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आ रहा था। झूरी दरवाजे पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। डढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी थाम ली। झूरी ने कहा, बैल मेरे हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम करा के ला रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि तुमने चुराए होंगे। चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो ही बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या हक है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। डढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा तो मोती ने सींग चला दिया। डढ़ियल पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया। डढ़ियल वहां से भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव से बाहर निकल जाने पर वो रुका। डढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी की तरह उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग तमाशा देखते थे और हंसते थे। मार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर गया था तुम कहीं क्रोध में आके मार न दो। अब नहीं आएगा, आएगा तो देखना, दूर से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। और जो गोली मरवा दे तो मर जाऊंगा, पर उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान को तो कोई जान समझता ही नहीं है, इसलिए कि हम इतने सीधे जो हैं। थोड़ी ही देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। पूरे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी वक्त मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी 2 बैलों की कथा। अगली किसी कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।